Hello, everybody. My name is Pulkit, and I welcome you all to the Sports Prodigy by Pulkit Chaudhary. So, this is clip 6, and in today's session, I will continue to teach you about the posture and deformity part, in which I will be talking about the spinal deformities. This topic comes under the chapter Children and Women in Sports. So, before starting, let me explain to you the meaning of term deformity. तो अगर मैं बात करूँ टर्म डिफॉर्मिटी की, वी कैन क्रैक दिस वर्ड इनटू टू, डी प्लस फॉर्मेशन। तो एक हमारी बॉडी का आइडियल अलाइनमेंट होता है, एक आइडियल पोस्चर होता है हमारी बॉडी का। उसकी कंपैरिजन में अगर हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी के पोस्चर में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उस चीज़ को हम उस स्टेट को हम कंसिडर करते हैं डिफॉर्मिटी। जैसे द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग डिफॉर्म्ड, डिसफिगर्ड और मिसशेपन। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिगर के साथ। ये जो हमारी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, हमारी स्पाइन जो है एक नॉर्मल स्पाइन है। बाकी ये जो तीन है ये डिफॉर्मिटीज़ हैं, इनके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो कंपेरेटिवली अगर इसकी कंपेयर में मैं देखूँ, ये जो नॉर्मल स्पाइन है इसमें हल्का सा कर्व होता है। इसकी कंपैरिजन में अगर ये कर्व यहाँ से ज़्यादा उठ जाए या यहाँ से ज़्यादा आगे चला जाए, उस कंडीशन को, इस स्टेज को हम बोलते हैं डिफॉर्मिटी। क्योंकि जो हमारा आइडियल पोस्चर है उसकी कंपैरिजन में पोस्चर में चेंजेस आए हैं। तो posture deformities are abnormalities that occur in the normal curvature of the spine or any part of the body। अगर मैं अपर लिम्स को कंसिडर करूँ तो अपर लिम्स में अगर कोई भी चेंज आता है पोस्चर के आइडियल अलाइनमेंट में तो हमारी वो डिफॉर्मिटी हो गई। अगर मैं स्पाइन की बात करूँ, सिर्फ स्पाइन में अगर आइडियली जो पोस्चर हमारा है थोड़ा सा एस कर्वेचर, उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो वो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ हो गई, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। हाँ, तो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ को समझने के लिए स्पाइन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल स्पाइन का फ़ोटो या डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें कि मैं आपको बता दूँ हमारी स्पाइनल जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें हल्का सा नॉर्मल कर्व होता है जो एस शेप का होता है। तो एक नंबर है, इसे नंबर को याद रखना। टोटल 33 वर्टिब्रे आपस में इंटरलॉक करके हमारी स्पाइनल कॉलम को फॉर्म करती है। हम इस स्पाइन को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारी स्टार्टिंग की जो 7 हड्डियाँ हैं उसका हम नाम रख देते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे, और जो बाकी की T1 से T12 की 12 हड्डियाँ हैं उसे हम बोल देते हैं थोरेसिक पार्ट, और जो आखिरी की L1 से L5 को हम बोल देते हैं लंबर पार्ट। और आखिरी की जो बची 2 हड्डियाँ सैक्रम एंड कोकिक्स, ये आपस में फ्यूज़ होके एक ही हड्डी बन जाती है। तो एक बात याद रखना कि जहाँ जितने ज़्यादा जॉइंट्स होंगे वहाँ उतनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी के चांसेस रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो स्पाइनल जो हमारी स्पाइनल कॉलम है इसमें सबसे ज़्यादा जॉइंट्स कहाँ पर है? सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर रीजन में। आखिरी के तो फ्यूज़ होकर एक ही हड्डी बन चुकी है, वहाँ जॉइंट्स ज़्यादा नहीं है। तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं डिफॉर्मिटी के, एक तो सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर रीजन में होंगे। इसी में आगे चलते हैं, समझते हैं काइफोसिस को। तो इससे हम बोलते हैं आउटवर्ड कर्वेचर एट थोरेसिक रीजन। अभी आपने पीछे एक फिगर देखी, इस फिगर को हमेशा याद रखना। फिगर हमेशा माइंड में रहेगी तो कोई भी डिफॉर्मिटी याद करने में बहुत इजी रहेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि फिगर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो देखा जाए तो अपर थोरेसिक रीजन में अगर यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मिटी हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं काइफोसिस। आगे मैं एक फिगर और दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल स्पाइन दिखाई हुई है और यहाँ पे एक मैंने काइफोटिक स्पाइन दिखाई हुई है। तो आप देख रहे होगे अपर थोरेसिक रीजन में यहाँ पे डिफॉर्मिटी आ गई है। जो हमारा अपर थोरेसिक पार्ट है वो आगे की तरफ कर्व हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी जो है बॉडी है आगे की तरफ झुक चुकी है, और हमारा जो अपीयरेंस है वो एकदम हंच बैक की तरह, जैसे कुबड़ जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसकी तरह दिख रहा है। तो इस डिफॉर्मिटी को हम बोलते हैं काइफोसिस। काइफोसिस इज़ ऑल्सो नोन एज हंच बैक। मैंने अभी आपको बताया कुबड़, तो राउंड अपर बैक भी बोलते हैं उसे। तो राउंड अपर बैक या हंच बैक ऐसे करके भी आपको पूछ सकता है कि इसके बारे में बताओ, इस डिफॉर्मिटी के बारे में। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसी को काइफोसिस बोलते हैं। तो द वर्ड काइफोसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक टर्म काइफ मीन्स बेंट और बॉड। Kyphosis is one of the type of the postural deformities that occur due to the extreme forward curvature of the upper back। हमारे अपर बैक जो है उसमें ज़्यादा कर्वेचर आगे की तरफ, तभी तो हमें ये डिफॉर्मिटी हुई है, ठीक है। और वो किस पार्ट में हुई है? अपर थोरेसिक रीजन में या थोरेसिक रीजन में। द बैक अपीयर्स राउंडेड फॉरवर्ड,
जिसकी वजह से हमारे कंधे होते हैं वो भी आगे की तरफ झुक जाते हैं, सर भी आगे की तरफ लटक जाता है। तो उस वो हमारा किस तरह का अपीयरेंस देता है, हंच बैक की तरह, कुबड़ की तरह। दिस कॉजेज योर अपर बैक अराउंड द थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन कहाँ का पार्ट हो गया, हमारी स्पाइन का पार्ट जो नेक और रिब्स के बीच में कंसीडर करते हैं। तो कॉजेज ऑफ काइफोसिस, सबसे पहला और सबसे कॉमन कॉज जो होता है हमारा काइफोसिस का, वो होता है पुअर पोस्चरल हैबिट, या किसी भी डिफॉर्मिटी का सबसे जो कॉमन कॉज होता है हमारा कि गलत पोस्चर को लंबे समय तक मेंटेन रखना। दूसरा है हमारा बोन ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज़, आर्थ्रिसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, बोन में इन्फ्लामेशन आ जाना या बोन की ग्रोथ उस तरह से ना होना, मिनरल्स की कमी की वजह से, कैल्शियम या मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों की कमी की वजह से बोन की ग्रोथ या डेंसिटी उतनी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से काइफोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एजिंग के साथ साथ चीज़ें डिग्रेड होने लगती हैं, तो बोन की डेंसिटी भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से काइफोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हेरिडिटी बहुत कॉमन कॉज होता है कि सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल प्ले करता है हमारी हेरिडिटी होती है। कोई भी डिफॉर्मिटी या कोई भी डिसीज़ होने के चांसेस हेरिडिटी के थ्रू बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, जिसकी वजह से हमारी बोन ग्रोथ में हेल्प होती है, और बोन की ग्रोथ नहीं होगी कब, जब हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसके वजह से हमारे चांसेस होंगे काइफोसिस होने के। पुलिंग ऑफ हैवी वेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल्स में भेज देते हैं बहुत ज़्यादा बैग में ओवरलोड करके, जिसकी वजह से बच्चा अपना बैलेंस बनाने के लिए आगे की तरफ झुक के मेंटेन करता है खुद को, और काइफोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वीकनेस इन मसल, इट कैन सर्टेनली बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर के, पर सिर्फ यही एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे मैंने ऊपर मेंशन किए, एजिंग, हेरिडिटी, मेल न्यूट्रिशन वगैरह, ये सब भी हो सकते हैं। अभी बात करूं तो वीकनेस इन मसल्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड की आसपास की मसल्स होती हैं, जैसे मेजर मसल क्या हो गई, कि ट्रेपीजियस हो गई, मेजर माइनर हो गई। चेस्ट की मसल्स को ट्रेन ना करके हमें बैक की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि मसल इम्बैलेंसेस कम हो और हमारा जो पोस्चर है अच्छे से मेंटेन रहे। नेक्स्ट है हमारा करेक्टिव मेजर्स ऑफ काइफोसिस। व्हाट आर दी ट्रीटमेंट और मेथड्स वी कैन यूज टू ट्रीट काइफोसिस। पहला आता है हमारा फिजिकल थेरेपी, किन्हीं भी तरह की एक्सरसाइजेस जो हमारी एब्डोमिनल और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पेन रिलीफ में भी हेल्प करेंगी और हमारे पोस्चर को भी मेंटेन करने में भी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट आता है हमारा पेन मेडिकेशंस। अगर एक्यूट लेवल ऑफ काइफोसिस ऑलरेडी हो चुका है तो उसमें एक्सरसाइजेस, फिजिकल थेरेपी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस वगैरह यूज़ करके पेन को रिलीव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा बैक ब्रेसेस। डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है यूजुअली बैक ब्रेसेस वगैरह जब आप बच्चे हो, तो जब आपकी बोन्स वगैरह ग्रो कर रही होती हैं, ताकि आपका स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर तरह से ग्रो कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारा सर्जरी। अगर कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल की काइफोसिस है आपको, जिसका ये सब जो हैं करेक्टिव मेथड्स हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं, तो एक एंड ऑप्शन बचता है हमारा सर्जिकल प्रोसीजर, जो हमारे स्पाइन के कर्वेचर को ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। During this procedure, your surgeon lines up your vertebrae in a straight position. They will fuse them together by using small pieces of bones to fill the spaces between your vertebrae. As your vertebrae heals, they fuse or join together. This procedure reduces the severity of curve. नेक्स्ट आती है हमारी लोडोसिस। सेकेंड डिफॉर्मिटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी लोडोसिस। इसे हम एक लाइन में बोलें तो एक तरह से इनवर्ड कर्वेचर होता है, कहाँ पे, लंबर रीजन। तो द टर्म लोडोसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज लोडोस। लोडोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी वेयर इन द लंबर स्पाइन इज बेंट फॉरवर्ड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लेवल, जहाँ पर कि स्पाइन का लंबर रीजन आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है नॉर्मल लेवल से। तो यहाँ पे फिर से अगर मैं फिगर्स की कंपेयर करूँ तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल स्पाइन दी हुई है और यहाँ पर फिर से मैंने एक लोडोसिस ऑफ द स्पाइन दी हुई है। देखा जाए तो हमारी स्पाइन का जो कर्व होता है हल्का सा ऐसे शेप में होता है नीचे की तरफ से भी, तो यहाँ पे ये ऐसे ना हो के आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, मतलब इनवर्ड शिफ्टिंग हो चुकी है। तो देखा जाए तो इनवर्ड कर्वेचर आ जाना कहाँ पर, ये कौन सा एरिया है हमारा कोक्सिक्स और सैक्रम के जस्ट ऊपर, लंबर रीजन में, उसी को हम बोलते हैं लोडोसिस।
बात करूँ तो इसके कॉजेज़ की, तो पहला आता है हमारा कंजेनिटल फैक्टर्स। कंजेनिटल फैक्टर्स मतलब कि बच्चा जब पैदा हो रहा होता है, मतलब वूम में होता है, तभी से वो उसकी जो स्पाइनल कॉलम है उस तरह से फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। तो स्टार्टिंग में तो ये नोटिसेबल नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे अब स्पाइनल कॉर्ड ग्रो होने लगती है तो हमें पता चलता है कि डिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट होता है हमारा पुअर पोस्चर। पहले भी मैंने आपको बताया किसी भी डिफॉर्मिटी का सबसे कॉमन जो फैक्टर है वो है पुअर पोस्चर। आंख बंद करके आप लिख देना, किसी भी डिफॉर्मिटी का जो सबसे कॉमन कारण है वो है हमारा पुअर पोस्चर। नेक्स्ट आता है हमारा मसल इम्बैलेंसेस। लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि सिर्फ चेस्ट की मसल्स आप ट्रेन करोगे तो अपनी बैक की मसल इम्बैलेंसेस हो सकती हैं। तो मसल बैलेंस रखने के लिए हमें चेस्ट और बैक दोनों को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आता है हमारा ओबेसिटी। हमारा पेट अगर कुछ ज़्यादा ही आगे की तरफ हो जाए शिफ्ट, इतना ज़्यादा वेट आ जाए पेट की तरफ कि वो हमारी स्पाइनल कॉलम को आगे की तरफ शिफ्ट कर दे, तो ये रीज़न भी हमारा हो सकता है लॉर्डोसिस, जिसमें कि हमारा कारण हो सकता है प्रेगनेंसी भी, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी हमारा पेट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो चांसेस होते हैं हमारा लंबर रीजन आगे की तरफ शिफ्ट होने के। तो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे कि सेरिब्रल पैल्सी डिजीज़ हो गई, जिसकी वजह से ये लॉर्डोसिस होने के चांसेस होते हैं। फिर आते हैं हमारे करेक्टिव मेजर्स ऑफ लॉर्डोसिस के, क्या क्या मेथड्स यूज़ करके हम लॉर्डोसिस को बेटर कर सकते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ हलासना, जिसमें कि अपोजिट मूवमेंट करना होता है हमें, जैसे कि लॉर्डोसिस हमारा लंबर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसके अपोजिट कि पश्चिमोत्तानासन के विपरीता करनी आसन, टो टच करना, सिटअप्स कंडक्ट करना रेगुलर वे में, सिट डाउन एंड एक्सटेंड योर लेग्स फॉरवर्ड और ट्राई टू टच फोरहेड टू योर नीज। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डिफॉर्मिटी, जो हमारी सबसे लास्ट डिफॉर्मिटी है इस सेक्शन में, वो है स्कोलियोसिस। इसे हम एक लाइन में बोल सकते हैं लेटरल कर्वेचर, मतलब साइड बाय साइड कर्वेचर हो जाना, या तो ऐसे शेप में या सी शेप में, या किसी भी तरह से हो सकता है, या तो सिर्फ सी शेप में भी हो सकता है या दोनों एस शेप में भी हो सकता है। यूजुअली अकर इन लंबर रीजन, अगर ये दोनों शेप में आएगा ऐसे शेप में, तो दोनों चीज़ों को टारगेट कर सकता है, क्या क्या, थोरेसिक एंड लंबर दोनों को। तो स्कोलियोसिस इज अ पोस्चरल एडेप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन लेटरल डायरेक्शन। ऐसे शेप होती है देखा जाए तो, लेकिन आगे से देखा जाए तो एकदम स्ट्रेट लाइन में होती है, वो चीज़ साइड बाय साइड शिफ्ट हो जाती है, साइड बाय साइड, या लेफ़्ट साइड हो जाएगी या राइट साइड, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है बॉडी का सिर्फ एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा या एक पैर पे आ जाएगा। आगे मैं बात करूँ फिगर को कंपेयर करके, तो मैंने यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, फिर से एक नॉर्मल स्पाइन दी हुई है मैंने यहाँ पे, जो कि मैं साइड से देख रहा हूँ, एक एस शेप है हल्की सी। अगर मैं सामने से देखूँगा इस चीज़ को तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, जहाँ पे कि स्कोलियोसिस अगर कंडीशन होगी तो वो चीज़ या तो यहाँ से साइड में आ जाएगी या लंबर रीजन से साइड में आ जाएगी, या हो सकता है दोनों थोरेसिक और लंबर दोनों साइड से शिफ्ट हो जाए, तो एस शेप कुछ ज़्यादा ही बन जाएगी। तो अगर थोरेसिक रीजन में अगर स्कोलियोसिस होता है तो यहाँ से जैसे एक ऐसे होनी चाहिए थी, तो यहाँ से शिफ्ट हो गई। लंबर में हुआ तो लंबर की साइड से यहाँ से शिफ्ट हो गई। अगर थोरेसिक और लंबर के बीचों बीच हुआ तो यहाँ से शिफ्ट हो गई। अगर दोनों एरिया को टारगेट करती है स्कोलियोसिस तो यहाँ से भी शिफ्ट हो गई और यहाँ से भी शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं हमारी स्कोलियोसिस होने के, कि लेग लेंथ हमारी इरेगुलर होना, कई केसेस में लेग्स की जो लेंथ होती है इरेगुलर होती है, जिसकी वजह से एक ही तरफ वेट शिफ्ट होता है और स्कोलियोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, कि हमारे मिनरल्स को इतना, हमारी जो बोन ग्रोथ में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो इतने अच्छे से ना मिल पाना, जिसकी वजह से बोन की डेंसिटी बहुत वीक हो जाती है या कमज़ोर पड़ जाती हैं बोन्स, और स्कोलियोसिस या कोई भी डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस के बाय बर्थ होना, के आगे चल के पता चल रहा है कि ये डिफॉर्मिटी भी हुई है। लिफ्टिंग हैवी वेट्स, ज़्यादा वेट्स उठाना और प्रॉपर पोस्चर मेंटेन ना करके, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। कि मेंटेनिंग पुअर पोस्चर, ये तो कॉमन है, तो पुअर पोस्चर आप मेंटेन करते हो या बहुत लंबे समय तक गलत पोस्चर में आप रहते हो, तो एक रीज़न हो सकता है स्कोलियोसिस होने का भी। तो करेक्टिव्स ऑफ स्कोलियोसिस के क्या क्या मेथड्स यूज़ करके हम स्कोलियोसिस को ट्रीट कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं। इन केसेस ऑफ माइल्ड स्कोलियोसिस नो ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी,
जैसे स्टार्टिंग स्टेज में होता है कि जैसे सम चिल्ड्रंस मे नीड टू वियर अ ब्रेसेस टू स्टॉप द कर्व फ्रॉम वर्सनिंग। जैसे कि बच्चों को ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है ये ब्रेसेस, क्योंकि उस दौरान बच्चों की बोन्स जो हैं ग्रो कर रही हैं, तो ब्रेसेस सपोर्ट करके वो एक अच्छे वे में ग्रो करती हैं। तो दे मे नीड सर्जरी टू कीप द प्रॉब्लम फ्रॉम द वर्सनिंग एंड टू कीप स्ट्रेटन द स्पाइन। तो सर्जरी भी काफ़ी केसेस में नीड हो सकती है स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए या उसे स्ट्रेट बनाने के लिए। कुछ आसन है जैसे कि त्रिकोण आसन हो गया और अधोमुख आसन हो गया, तो ये भी यूज़ करके हम स्कोलियोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। काफ़ी लोग कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं, जिसमें कि बोन्स को क्रैक करके उन्हें एक प्रॉपर अलाइनमेंट में दोबारा से लाया जाता है। तो ये भी बेनिफिशियल हो सकता है काफ़ी केसेस में, पर डिपेंड करता है कि आपकी सीवियरिटी स्कोलियोसिस की या बाकी डिफॉर्मिटीज़ की किस लेवल तक की है। तो सबसे बेटर रहता है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को या फिजिकल थेरेपिस्ट को आप विज़िट करें, अपनी लेवल ऑफ सीवियरिटी दिखाएं, पता करें और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लें। सो दीज वर द डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. I hope you guys have understood properly, and with this I will end this session. So thank you for watching me till the end. Keep watching and keep learning. Jai Hind, Jai Bharat.